નમસ્કાર. મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસી એટલે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલનના આપણે ગુરુવારે મીટિંગને બધાનું સ્વાગત છે. આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છે કે એક અદ્ભુત ફિલ્મ નામ છે હોમ બાઉન્ડ. ડિસ્કશન કરશે આપણે પછી રીમીબેન વાઘેલા. હું થોડુંક એના પહેલા થોડુંક બે વસ્તુ વાત કરીને मैं हिंदी में बोलूँगा, इसीलिए कि हमारा काफ़ी लोग हिंदी में सुनते हैं. थोड़ा बहुत बात मैं कहकर मैं रिमी बहन को बोलूँगा बोलने के लिए. होम बाउंड फिल्म जो है ये हमारे इंडिया से ऑस्कर के लिए नॉमिनेशन हुआ. केन्स जो कुछ जाने माने कुछ जो फिल्म्स इंटरनेशनल लेवल पे होता है वो केन्स फिल्म फेस्टिवल में भी इसको दिखाया गया है. शायद कुछ अवार्ड भी मिला. टोरंटो में भी शायद उसका कुछ अवार्ड मिला. एक अवार्डेड फिल्म है. शायद हॉल में मुझे पता नहीं आया कि नहीं आया, आया था ये. और ये एक अद्भुत एक स्टोरी है जो रिवी बेन खुद ही बताएगी. लेकिन बिल्कुल बताने से पहले से मैं एक बात बताना चाहूंगा. फिलहाल 46 फिल्म मेकर्स उन्होंने फिल्म को रिलीज को लेकर बात किया है. उनमें एक डायरेक्टर है, नाम है कन्नू बेहल BHL कन्नू बेहल. उनका आगरा जो फिल्म है उसको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है. वैसा नहीं कि कोई आदमी वो जानते नहीं. उन्होंने कुछ फिल्म बनाए हैं, नाम है उसका तितली करके फिल्म है. और भी कुछ मैं थोड़ा देखना पड़ेगा, सब तो नाम तो सब देखे नहीं हम लोगों ने. एक मिनट. उससे पहले भी क्या हुआ था. हाँ, उधर तितली भी है और कुछ फिल्म मुझे तो मजा देखा, अभी कहाँ चला गया सब. तो एनीवे, तो उनको आगरा एक अवार्डेड फिल्म भी है और 2 साल पहले रिलीज हुआ था. इसको इंटरनेशनल लेवल में एक्लेम्ड भी हुआ. लेकिन इनको दिखाने का हॉल या OTT में प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. ये 44 जो फिल्म मेकर्स हैं उनमें कुछ जाने माने लोग हैं. नयिता दास भी हैं और जोरम करके फिल्म आपको पता होगा मनोज वाजपेयी का. झारखंड में जो माइनिंग में जो मजदूरों का शोषण हो रहा है, माइग्रेशंस, पुलिस टॉर्चर, इसके बारे में एक बहुत बड़ा एक फिल्म बनी हुई थी. और उसको फिल्म में रिलीज होने के बाद भी हुई थी हॉल में. लेकिन अचानक फिल्म वालों ने फिल्म दिखाना बंद कर दिया. लोगों ने टिकट भी ले लिया था. ये मनोज वाजपेयी की बात है. मनोज वाजपेयी ने बताया कि ये क्या हो रहा है, मेरी फिल्म को दिखाया क्यों नहीं गया. तो ऐसा एक वॉइसेस का कहता हूं मैं. वॉइस जो है, लोग किसी ना किसी तरह आवाज करना चाहते हैं. वो फिल्म के माध्यम से हो, लेखन से माध्यम से हो, कविता के माध्यम से हो, पेपर के माध्यम से बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म का सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड का बड़ा तलवार लटकता रहता है. और सेंसर बोर्ड का आपने कहानी जो सुना होगा, जबकि ईशा कुर्सी का जो फिल्म बनी हुई थी 77 में, 77 के पहले बनी थी, उसको इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के टाइम पे वो फिल्म बाद में रिलीज ही नहीं हुई. रीमेकिंग हुआ 77 में. वो किसा कुर्सी का फिल्म है. सबको आप अगर दिखना चाहेंगे तो शायद थोड़ा बहुत भी आपको मिलेगा यूट्यूब में, आप देखिएगा किसा कुर्सी का क्या है. तो किसा कुर्सी का जो फिल्म की जो रवैया है, जो सेंसर बोर्ड का जो है, ये आपको अभी भी आपको हर जगह में मिलेगा आपको. तो आज भी कोई भी फिल्म बनाने वाले बोलेंगे तो सेंसर बोर्ड मेरा यहाँ बैठे रहता है. तो क्या दिखाऊं, क्या बुलवाऊं, क्या ना बोलूं. जैसे मान लीजिए प्यासा में एक डायलॉग है गुरुदत्त का लास्ट में. वो तो गाना है, जला दो जला दो जला दो दुनिया, मिटा दो दुनिया. ये तो शाहिर का तो बहुत बड़ा फेमस गाना है. फिल्म का भी बहुत अद्भुत गाना है. लास्ट में जब जा रहे हैं वो बोल रहे हैं कि मुझे इस लोगों से नफरत नहीं है, उस सिस्टम से नफरत है. ये बोल के चले जा रहे हैं. फिल्म यहाँ खत्म हो रही है. तो ऐसा एक वॉइसेस का कहता हूं मैं. वॉइस जो है, लोग किसी ना किसी तरह आवाज करना चाहते हैं. वो फिल्म के माध्यम से हो, लेखन से माध्यम से हो, कविता के माध्यम से बोलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं. और सबसे बड़ी बात है कि फिल्म का सेंसर बोर्ड है और सेंसर बोर्ड का जो फिल्म का जो
तो सिस्टम के बारे में, समाज के बारे में, लोगों के बारे में अभी जो फिल्म बन रही है, इंडिविजुअल एंगर में किसी को मेरा गुस्सा है, किसी को मार दिया, मेरा हिंसा हो गया, वायलेंस हो गया, वो कास्ट का है, कम्युनिटी का है, इस तरह से बात चलती रहती है। तो हम लोग जो फिल्म बनाते हैं, यंगस्टर खास कर जो बनाते हैं, वेरी सेंसिटिव, बहुत सारी दुनिया को आंख खोल के देखते हैं, तो वो कहाँ तक बना के बाद में फिल्म छोड़ देते हैं। वन थर्ड में वो सेंसर तक काट ना पाए, जो काटे तो कुछ ना कुछ रहेगा, हाथ रहेगा तो नहीं, पैर नहीं रहेगा, पैर रहेगा तो हाथ नहीं रहेगा, ऐसा कुछ बना देते हैं। आपको समझना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बोलना चाहते हैं, कुछ कहीं बात रह जाती है, बट देयर आर वॉइसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पोइट्री में, फिल्म मेकिंग में, ड्रामा में भी। ये भी एक जो होमबाउंड भी है, जो इसके बारे में रिमी मैन बोलेगी। तो ये जो 46 जो फिल्म मेकर्स जो हैं, वो कहते हैं कि हमको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिल रहा है रिलीज करने के लिए, हॉल में रिलीज करने के नहीं मिल रहा है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म आजकल ज्यादा जो बन रहा है, थोड़ा बहुत भी गाला गुलज ज्यादा इसमें, गाली गुलज ज्यादा इसमें यूज किया जाता है, तो वहां भी नहीं मिलता है। ओटीटी वाले बोलते हैं अगर आपका फिल्म हॉल में हुआ है तो हम करेंगे, ऐसा कुछ मुझे आज जानने को पड़ा। आज मैं आज जाना, आज मैंने, पूरा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन उसको लेकर एक फिल्म जगत में कुछ बातें और कुछ चर्चाएं हो रही है। लेकिन सेंसिटाइजेशन ऑफ द जो ऑडियंस जो है फिल्म के माध्यम से पहले होता था, वो कुछ डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से, कुछ अच्छी फिल्म के माध्यम से, कुछ इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस के माध्यम से, करप्शन के बारे में, सिस्टम के बारे में जो होता था, जैसे कोस्टा गार्वर्स का फिल्म जो बनता था, जो थे ग्रीक का फिल्म मेकर्स जो बनता था, ऐसे आजकल फिल्म मुश्किल से आता है अभी। तो इसी के ये में ये बड़ा अजीब सी फिल्म बनी, वेरी आर्टफुल ये फिल्म होम बाउंड बनी हुई है, which is telling many things और escaping the, मुझे लगता है कि escaping the सीजर ऑफ द सेंसर। आपको ऐसा लगा? मुझे तो लगा कि किस तरह से सेंसर से पास हो जाना है उनको लगता है, और उसको मदद करने वाले भी जो लोग हैं, वो बोलेंगे कर्फ्यू नाइट का किताब बशीर जो थे, वो कर्फ्यू नाइट कश्मीर के बारे में। और ये फिल्म भी जो हुआ, ये न्यूयॉर्क में पहला प्रीमियर हुआ, ये भी बात है। ये पहले सब, कोई दुनिया में किसी बड़े जगह में होगा तो आपको थोड़ा प्रचार होगा, नहीं तो हमारे पास आएगा कैसे? कोई नामी कलाकार शाहरुख खान नहीं है, या अजय देवगन नहीं है, या आमिर खान नहीं है, तो वो बिल्कुल अनजान एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो उनके माध्यम से कोई फिल्म, तो लोग तो फिल्म को एक्टर के नाम में देखते हैं, डायरेक्टर के नाम देखते हैं। नीरज कुमार जो फिल्म डायरेक्ट किए हैं, वो भी इतने भी लोग भी उनको पहचानते भी नहीं है, लेकिन होमबाउंड फिल्म तो घर घर में लोग, स्टूडेंट लोग, यंगस्टर्स लोग, हॉस्टल्स में ये लोग दिखाई जा रही है, और अब उसके बारे में चर्चा हो रही है। लेकिन एक बात में जो एक मैसेज में देना चाहता हूँ कि ये वॉइसेस जो है, वो वॉइसेस को चालू रहना चाहिए, और हमारी सिविल सोसाइटी से ऐसे फिल्म मेकर्स को हम, ये बाद में हमको प्रोत्साहन देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। अगर कभी वो सैनिटाइजर कैंपेन भी करते भी हैं तो हमको उनका साथ देना चाहिए। बस इतना कहकर मैं बात पूरा करता हूँ, और रिमी बेन को बोलता हूँ वो आप बात करें। क्या? अच्छा, गुड इवनिंग। एक्चुअली मैं ये फिल्म की बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे मन में तीन बातें आ रही हैं कि ये तीन बातें आप सबके साथ शेयर होनी चाहिए। एक तो जिस फोटो स्टोरी से ये फिल्म बनाने का इंस्पिरेशन मिला, वो फोटो स्टोरी जो कोविड के पीरियड में जो फोटो ट्विटर पर, सोशल मीडिया में बहुत बड़े पैमाने पर वायरल हुआ था, पेंडेमिक में हमारी जो सिचुएशन हुई थी वो, और ये फिल्म की स्टोरी जो है, जो मुझे लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में इसका बहुत ही रिलेवेंट है कि ऐसी फिल्में क्यों बननी चाहिए, क्यों देखनी चाहिए, और क्यों इस पर डिस्कशन होना चाहिए। मैं मतलब कुछ फोटोग्राफ्स पहले आपको दिखाना चाहती हूँ। ये एक फोटो है, आप खड़े होकर दिखाओ। ठीक है। ये अमृत है जो मतलब उसकी डेथ होने वाली है, और ये शोएब या सयूब, शोएब या मतलब जो भी हम उसे बोलेंगे, ये मध्य प्रदेश के एक गांव के हाईवे पर दोनों पड़े हुए हैं।
ओरिजिनल फोटो। हाँ, ये ओरिजिनल फोटो है। कोविड पीरियड, शायद इसे 15 मई 2020, मतलब जब हमारा फर्स्ट लॉकडाउन चल रहा था उसी समय पर ये फोटो लिया गया था, जब हमारे माइग्रेंट वर्कर्स जो है वो चलकर अपने सूरत से गांव में जब जा रहे थे। तो ये शोएब और ये अमृत इसका नाम है। दोनों नॉर्थ इंडियन, मतलब उत्तर प्रदेश के देवारी गांव से बिलोंग करते हैं। और दोनों अमृत जो है वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता है। शोएब हम नाम से समझ सकते हैं कि एक मुस्लिम लड़का है। गांव में कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, मतलब कमाने की कोई सिचुएशन नहीं है। लास्ट में वो चॉइस करते हैं गुजरात के सूरत में आने की। सूरत हम सब लोग जानते हैं कि सूरत एक मतलब डायमंड और टेक्सटाइल, ये दोनों का सबसे बड़ा इंडस्ट्री है। और सूरत में हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स, जिस स्टेट में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, वहां से बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स सूरत में आते हैं। ये अमृत और शोएब, ये दोनों भी सूरत में एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, जो ये धागा बनाने, धागा और धागा में जो कलर लगता है उस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। और मतलब 24 मार्च को हमें पता है 8 बजे प्रधानमंत्री टेलीविजन पर आकर बोल रहे हैं कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा। रात के 12 बजे से ये लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हो रहा है। और 24 मार्च से ही 2020 में हमारा ये लॉकडाउन शुरू हुआ कोरोना वायरस के नाम पर। उस समय हमारे देश में मतलब 24 मार्च में 1000 से कम कोविड केसेस थे, जिस टाइम पे ये पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया। सेकेंड वेव में जब बहुत सारी डेथ हो रही थी और जब लोग ये सोच रहे थे कि इस समय पर लॉकडाउन होना चाहिए, लेकिन उस समय पर लॉकडाउन नहीं था। तो ये कुछ दिनों के लिए, मतलब 24 मार्च को, 25 मार्च को उनके जो फैक्ट्री के मालिक है वो आकर बोलते हैं कि मतलब सब कुछ बंद है, कुछ दिनों के लिए हम आप लोगों को खाना दे सकते हैं, कुछ कैश आपको दे सकते हैं। शोएब जिस जगह पे काम करता था वहां के मालिक ने उनको 1000-1200 रुपये दिए। अमृत को कुछ भी नहीं मिला, सिर्फ हफ्ता 2 हफ्ता चल पाए उतना राशन मिला। सूरत में बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स ये कोशिश कर रहे थे कि कैसे भी करके वो लोग अपने गांव में लौट पाए, लेकिन हम जानते हैं कि सब कुछ बंद था। ना बस सर्विस चालू थी, ना ट्रेन सर्विस चालू थी। जब बहुत सारी जगह पे ये माइग्रेंट वर्कर्स जब हंगामा करने लगे, रोड पर आ गए, रास्ते पर आ गए, प्रोटेस्ट करने लगे, क्योंकि कोविड मारेगा उससे पहले शायद वो भूख से मरने वाले थे, कोई इनकम नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। तो सूरत में भी बहुत बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट हुआ। और फिर हम सब लोग जानते हैं कि कुछ कुछ जगह के लिए ट्रेन वहां पे चलाई गई। शोएब और अमृत ये दोनों ने मतलब बहुत कोशिश की थी, एक ट्रैवल एजेंट को पैसे भी देकर रखे हुए थे कि हमारी टिकट ट्रेन में बुक कर दो, लेकिन नहीं हो रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ थी उस समय पर। फिर मतलब किसी एजेंट से पता चला कि वो ट्रक में जा सकते हैं अपने गांव तक। मतलब सूरत से देवारी का जो रास्ता है वो नियर अबाउट 1000 किलोमीटर, और ट्रक में जाना है वो भी चोरी चुपके से जाना है। ट्रक उनको रात को 2 बजे पर्टिकुलर किसी पॉइंट से उनको पिकअप करेगा, तो रात को 2 बजे उनको छुप कर पहुंचना है। उनके साथ और 60 मजदूर चलकर रात को सूरत की गलियों से निकले, नेशनल हाईवे पर वहां पर पहुंचे। 2 बजे ट्रक में, मतलब भेड़ बकरियों की तरह ट्रक में उन सब लोगों को ठूंस दिया गया। शोएब और अमृत के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उन्होंने रिक्वेस्ट किया ट्रक ड्राइवर को कि हमने आपको पूरे पैसे दिए हुए हैं, हमें किसी भी तरह ट्रक में जगह मिलनी चाहिए क्योंकि पैसे हम लोगों ने दिए हैं। ट्रक ड्राइवर ने बोला कि आप ट्रक की छत पर बैठ सकते हो, मतलब जो ड्राइवर सीट के ऊपर की जो जगह होती है वहां पे आप बैठ सकते हो। ये मतलब 13 या 14 मई की बात है। उस समय की गर्मी हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। रात को 2 बजे ट्रक चलना शुरू हुआ और दूसरे दिन मतलब पूरी धूप में ये 3-4 लोग ट्रक की छत पर बैठे हुए हैं। और ये अमृत करके जो लड़का है शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाला, जिसकी फोटो मैंने शुरुआत में आप सबको दिखाई, उसे हीट स्ट्रोक लग जाता है, सन स्ट्रोक उसे लग जाता है और उसका फीवर भी बहुत हाई हो जाता है।
शोएब नीचे उतरकर ट्रक ड्राइवर को रिक्वेस्ट भी करता है कि मेरे दोस्त को बुखार है, शायद इससे सनस्ट्रोक लग गया है, आप कैसे भी करके हमें ये इतनी धूप में ये ट्रैवलिंग करना खुले में ये डिफिकल्ट है। तो ट्रक में उसे अंदर बिठाते हैं और जब ट्रक के अंदर बैठते हैं और अमरूद को मतलब बुखार है, वो खांस भी रहा है, तो बाकी जो सारे पैसेंजर्स हैं वो मतलब प्रोटेस्ट करते हैं कि इसे कोविड है और उन लोगों को मध्य प्रदेश के एक गांव के बीच में हाईवे पर मतलब कोई इंसानी बस्ती कहीं नजर नहीं आ रही, कहीं पे कोई मतलब कोई हॉस्पिटल, कुछ रहना, कुछ खाना पीना, कुछ भी कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा। वहां पे ये ट्रक ड्राइवर ये दोनों को उतार देते हैं, शोएब और अमरुद दोनों को। ट्रक ड्राइवर शोएब को ये रिक्वेस्ट भी करता है कि आप ये अमरुद को छोड़ दीजिए, ये नहीं बचने वाला, आप आ जाइए, आपने पूरे पैसे दिए हुए हैं। लेकिन शोएब अपने दोस्त अमरुद को छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं। ये मैं फिल्म की स्टोरी नहीं बोल रही हूँ, जिस स्टोरी से ये फिल्म बनी हुई है वो स्टोरी मैं आपको बता रही हूँ। तो दोनों को उतार देते हैं, शोएब अमरुद को छोड़कर कहीं पर भी नहीं जाता और मध्य प्रदेश के रास्ते पर वो दोनों बैठे हुए हैं, हाथ में पानी का बोतल है, 105 डिग्री इसे टेम्परेचर है और ये फोटो किसी ने ली और ये फोटो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। आप देख रहे हैं ये पूरा मरा हुआ है, आधी पानी की बोतल है उनके पास और ये उनका बैग है जो फिल्म में भी इसी सीन को लिया हुआ है। ये फोटो बहुत ही वायरल हुई। उस टाइम पे न्यूयॉर्क टाइम्स के मतलब ओपिनियन कलेक्ट करने वाले जो एडिटर होते हैं उसमें से एक मेंबर बशरत पीर एक कश्मीरी जर्नलिस्ट है। उनकी जो सबसे फेमस जो नॉवेल है कर्फ्यूड नाइट, जो 90s के दौरान कश्मीर में जो इंसर्जेंसी हुई उस समय की सिचुएशन को वो दिखाती है। वो बशरत पीर उस समय पर दिल्ली में थे जब ये हमारा 24 मार्च को जब ये लॉकडाउन लगा उस समय पर, और लॉकडाउन की वजह से वो तो मतलब न्यूयॉर्क नहीं जा पा रहे थे। तो उन्होंने 15-16 तारीख को ट्विटर पर ये फोटो उन्होंने ये देखा और उन्हें लगा मतलब हिंदू को उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं सो नहीं पा रहा था ये फोटो को देखकर। कुछ कुछ इंफॉर्मेशन ये फोटो के साथ भी आ रही थी कि एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, हिंदू वो भी मतलब लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाला है। वो मुस्लिम लड़के के मतलब उसके लैब में ही उसके दोस्त की डेथ भी हो जाती है और उस समय पर बशरत पीर को लगता है कि मैं ये दोनों के गांव तक जाऊंगा और वो न्यूयॉर्क टाइम्स में कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि मैं ये फोटो स्टोरी को फॉलो करते हुए उनके गांव तक जाना चाहता हूँ। और वो दिल्ली से देवारी उत्तर प्रदेश वो बाई रोड गए और उन्होंने एक आर्टिकल लिखा। शोएब से मिलने के बाद, अमरुद के पेरेंट्स से मिलने के बाद उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, टेकिंग अमरुद होम। वो आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ और वो आर्टिकल को बेस में रखते हुए ये होम बाउंड फिल्म बनी है। और ये टाइटल जो बशरत पीर ने मतलब किसी उनके दोस्त इंडियन दोस्त ने दिया था, टेकिंग अमरुद होम, अमरुद को घर ले जाना है। वो जो बात थी वो उन्होंने आर्टिकल में ये पूरी बात बताई है शोएब और अमरुद की। दोनों को मतलब अमरुद की डेथ तो रास्ते पर ही हो जाती है और ये कश्मकश शुरू होती है कि ये डेड बॉडी को कैसे गांव तक लेकर जाए। तो पहले ना कोई उनको पानी दे रहा है ना उनके लिए कुछ खाना है। मतलब शोएब अपने बातचीत में बशरत पीर से ये बताते हैं कि कोई पॉलिटिकल लीडर्स वहां से गुजरे और हम लोगों को कुछ खाना मिला और पानी की बोतल हम लोगों ने ली उनसे, लेकिन मुझे लग रहा था कि अमृत बचने वाला नहीं है। तो मतलब शिवपुर करके मध्य प्रदेश में एक जगह है, वहां नजदीक में हॉस्पिटल था, तो वहां हॉस्पिटल में उसे ले जाया गया। तो वहां पर भी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर ये कोविड पॉजिटिव है तो शोएब को क्वारंटाइन किया गया। अमरुद के डेड बॉडी की ऑटोप्सी हुई कि वो कोविड पॉजिटिव है या नहीं, क्योंकि अगर वो कोविड पॉजिटिव होगा तो उसकी डेड बॉडी गांव में नहीं ले जा सकती। तो शोएब को 2 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा गया और शोएब मतलब वो बशरत पीर को बता रहा है वो आर्टिकल में कि मैं पूरा 2 दिन मतलब मेरे दिमाग में यही चलता था, शायद मैं मर भी जाऊं तो मेरी आखिरी ख्वाहिश यही थी कि मैं कोविड पॉजिटिव ना निकलूं और मेरा मरा हुआ दोस्त भी कोविड पॉजिटिव ना निकले, ताकि ये डेड बॉडी को मैं उसके पेरेंट्स तक मतलब पहुंचा पाऊं।
तो मतलब फॉर्चुनेटली वो दोनों का जो कोविड टेस्ट है वो नेगेटिव आता है। फिर उनको मतलब डेड बॉडी शोएब को दे दी जाती है और शोएब फिर डेड बॉडी को लेकर उनके गांव में जाते हैं। तो ये रियल इंसिडेंट है, जिस इंसिडेंट को लेकर बशरत पीर ने ये आर्टिकल लिखा टेकिंग अमृत होम, और उस आर्टिकल पर से मशान फिल्म जिन्होंने पहले बनाई थी, नीरज गेवाम या गेवार उसका, उन्होंने ये इनकी दूसरी सक्सेसफुल फिल्म है, होम बाउंड, घर जाना है। तो ये फोटो स्टोरी जो बशरत पीर ने फॉलो किया ये फोटो को, और उस पर से ये आर्टिकल जो पब्लिश हुआ, इस पर से ये फिल्म बनी हुई है। ये फिल्म का इम्पोर्टेंस क्यों है? एक मुस्लिम और एक शेड्यूल कास्ट यूथ, ये दोनों के बीच की दोस्ती, ये क्यों इम्पोर्टेंट है? मैं फिर से 2020 में आपको ले जाना चाहूंगी। मैं फिल्म की स्टोरी में लास्ट में आऊंगी। फिल्म की स्टोरी तो मतलब हम विकिपीडिया में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके इर्द गिर्द की बात होनी बहुत जरूरी है। कोविड पीरियड आपको याद होगा कैसे कोविड को भी कम्युनल बनाने की कोशिश हुई थी। बशरत पीर के दिमाग में यही था। बहुत सारे देखो माइग्रेंट वर्कर्स के बहुत सारे फोटोज वायरल हुए थे। मतलब एक माँ सूटकेस लेके जा रही है और उसका बच्चा सूटकेस पर सो रहा है, ये फोटो भी बहुत वायरल हुआ था। रेलवे स्टेशन पर एक माँ मरी पड़ी हुई है और उसका बच्चा, छोटा सा बच्चा दूध मांग रहा, वहां पे रो रहा है, वो फोटो भी बहुत वायरल हुई थी। एक लड़की उड़ीसा की अपने पिताजी को साइकिल पर सूरत से उड़ीसा लेकर गई, वो फोटो भी बहुत वायरल हुई थी। मतलब महाराष्ट्र में ये माइग्रेंट वर्कर्स जा रहे हैं, रात को रेल की पटरी पर सो रहे हैं और ट्रेन ने आकर उनको कुचल दिया, वो फोटोज भी बहुत वायरल हुए थे। बहुत सारे फोटोज वायरल हुए थे, लेकिन क्यों ये एक ही वायरल फोटो को बशरत पीर ने फॉलो किया, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्यों इस पर से ही ये फिल्म बनी और क्यों इसी फोटो को उन्होंने फॉलो किया। तो 2020 में जो माहौल है वो हम लोग थोड़ा सा उसे रिकलेक्ट करने की कोशिश करें। कोरोना जिहाद, ये वर्ड हम लोगों के बीच में, हमारे जो मतलब जो रूलिंग क्लास है उसकी ओर से हम लोगों के बीच में थ्रो किया गया। और कोरोना जिहाद किसे बोला गया हमें याद है। उस समय दिल्ली में निजामुद्दीन में, हजरत निजामुद्दीन में ये तबलीगी जमात का एक गैदरिंग हुआ था, और उस पर ये, उस घटना को देखते हुए कोई नहीं जानता था कि ये लॉकडाउन होने वाला है, और लॉकडाउन हम लोगों ने 50 दिन लेट भी किया। हम जानते हैं उससे पहले फरवरी में नमस्ते ट्रम्प का बहुत बड़ा प्रोग्राम अहमदाबाद में हुआ। 19 जनवरी 2000 मतलब 2020 में पहला कोविड केस हमारे देश में आ चुका था केरल में, लेकिन हम लोगों ने लॉकडाउन किया 24 मार्च 2020 में। मतलब हम लोग 50 दिन पीछे थे। तब तक कोई इंटरनेशनल फ्लाइट पर भी हम लोगों ने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं किया था। तो जैसे ही ये तबलीगी जमात का जो इंसिडेंट हमारे सामने आया, वहां पे जो पूरा गैदरिंग हुआ था, तो पूरा देश में ये कम्युनल हेट्रेड फैलाया गया कि ये कोरोना जिहाद है। क्यों फैलाया गया? क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि हमारे देश का जीडीपी जो है उसका मतलब 1% भी हेल्थ के पीछे नहीं जा रहा है। और जो हम सब लोग जानते थे कि एम्बुलेंस नहीं मिल रही थी, एजिथ्रोमाइसिन नहीं मिल रही थी, वेंटिलेटर नहीं मिल रहे थे, हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे थे, कुछ नहीं मिल रहा था, मतलब लोग मर रहे थे। सेकंड वेव में तो और भी खतरनाक सिचुएशन थी, लेकिन फर्स्ट वेव में भी बहुत सारे लोग मर रहे थे। तो गवर्नमेंट जो पूरी असफल हो रही थी लोगों को बचाने में, कोविड पेंडेमिक को पूरा कंट्रोल करने में, और जो ये सडनली बिना सोचे समझे जो लॉकडाउन लगाया गया था, और माइग्रेंट वर्कर्स का जो पूरा इश्यू जो सामने आया था, हिस्ट्री में ये बताया जा रहा है कि पार्टीजन के दौरान जो माइग्रेशन हुआ था उससे भी बड़े पैमाने पर ये माइग्रेशन था जो कोविड के टाइम पे हम लोगों ने देखा। तो उस समय पर ये जो कोरोना जिहाद करके ये जो बातें हमारे सामने फैलाई गई थी, हमारे प्लेन क्रैश में उस समय के हमारे चीफ मिनिस्टर जिनकी डेथ भी हुई एयर इंडिया प्लेन क्रैश में, उन्होंने भी ओपनली ये बात को बोला था कि ये कोरोना जिहाद है, ये तबलीगी जमात वाले जो लोग हैं वो पूरे देश में कोविड को फैला रहे हैं। हालांकि अभी 2-3 महीने पहले ही जो कुछ तबलीगी जमात के लोग बचे थे जिन्होंने मतलब कोर्ट ट्रायल को फेस किया, वो निर्दोष छूटकर अपने अपनी जगह पर गए,
किसी पर भी कोई भी आरोप जो है वो प्रूव नहीं हुआ। बहुत सारे लोग उससे पहले निकल गए थे कुछ फाइन भर के, लेकिन कुछ लोगों ने ट्रायल को फेस किया था। तो उस समय पर ये जो पूरा कम्युनल हेट्रेड का जो माहौल चल रहा था, और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने तो इससे भी आगे बढ़ के मतलब कोविड पेशेंट की जो कैटेगरी होती थी, मतलब सिर्फ आपको फीवर है या आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, इस हिसाब से जो कैटेगरी जो बनाई गई थी, उस कैटेगरी में लास्ट कैटेगरी ये भी बनाई गई थी कि क्या आप तबलीगी जमात से बिलोंग करते हो। किसी पेशेंट की कैटेगरी में, मतलब ये फॉर्म मैं आज आपको दिखाने के लिए लेकर आने वाली थी, लेकिन मुझे वो प्रिंट आउट मेरे घर से मुझे मिली नहीं, लेकिन उसमें ये लास्ट कैटेगरी भी थी कि क्या आप तबलीगी जमात से बिलोंग करते हो। तो पेशेंट की कैटेगरी में भी ये एक कम्युनल एंगल अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने पूरा ओपनली इसे प्रिंट किया था, और पेशेंट वो फॉर्म फिलअप करते थे। उसके बाद आपको जो कॉर्पोरेशन के डेजिग्नेटेड जो हॉस्पिटल थे, उस हॉस्पिटल में आपको एंट्री मिलती थी। तो ऐसा ये जो पूरा कम्युनल जो एटमोस्फियर जो बनाया गया था सरकार की असफलता को छिपाने के लिए, उस समय पर बशरत पीर को लगा कि एक मुस्लिम लड़का और उसका एक शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने वाला दोस्त जो एम्प्लॉयमेंट की खोज में उत्तर प्रदेश से सूरत आए हैं, वापिस नहीं जा पा रहे हैं, और रास्ते में ही अमरुद की डेथ हो जाती है। लेकिन शोएब जो है वो अपने दोस्त को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। वो मतलब लास्ट तक, मतलब जब तक अमरुद की डेड बॉडी उसके पेरेंट्स को जब तक नहीं देता, नहीं सौंपता, तब तक वो उसके साथ रहता है। तो इस बैकग्राउंड में बशरत पीर में ये फोटो स्टोरी को फॉलो किया था। वो दिल्ली से देवारी तक बाई रोड गए, शोएब से मिले, अमरुद के पेरेंट्स से भी वो मिले। शोएब की भी फोटो है, जो रोल जो है जो ईशान खट्टर ने ये फिल्म में, ये है शोएब, मतलब रियल लाइफ हीरो जो लास्ट तक अमरुद के साथ रहा। ये है अमरुद, एक 23-24 साल का। हाँ, ये है अमरुद, उसके घर पर लगी हुई ये उसकी फोटो। और फिल्म में इसी कहानी को दिखाने की कोशिश की है, और बहुत सारी बातें ये फिल्म में लेकर आए हैं। फिल्म की स्टोरी ये है कि चंदन, मतलब जिस अमरुद से इंस्पायर होकर वो जो कैरेक्टर है वो चंदन है, और सुईप से इंस्पायर होकर जो कैरेक्टर है वो शोएब अली है फिल्म में। और दोनों उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाले। फिल्म की शुरुआत होती है पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम देने के लिए दोनों जा रहे हैं, और स्टेशन पर इतने सारे यूथ वहां पे दिख रहे हैं जैसे मॉडर्न टाइम्स की फिल्म, मॉडर्न टाइम्स जो चार्ली चैपलिन की फिल्म है। पहला जो सीन है कि पहले मतलब ये पेड़ बकरियां आ रही है, फिर उसी सीन मतलब 2 सेकंड के सीन के बाद बहुत सारे जो लोग हैं वो फैक्ट्री में जा रहे हैं। मॉडर्न टाइम्स का ये पहला सीन है। उसी हिसाब से मतलब ये फिल्म का जो पहला सीन है वही है कि दोनों जा रहे हैं पुलिस कांस्टेबल की नौकरी के लिए। देखो इनके मतलब कोई, मतलब उनकी कोई महत्व, उनकी जो आकांक्षा है, उनकी जो आशा है वो भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। उनको सिर्फ कांस्टेबल ही बनना है, उनको सिर्फ यूनिफॉर्म चाहिए और हाथ में लाठी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जिस गांव में रहते हैं वहां पर उनको इतना ही पता है कि शायद हमारी बॉडी पर यूनिफॉर्म रहेगा और हमारे हाथ में लाठी होगी, तो एक को मुस्लिम होने की वजह से जो फेस, मतलब जो फेस कर रहा है, और इसको, और चंदन को जो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करने की वजह से जो फेस करना पड़ रहा है, उन दोनों को लग रहा है कि यूनिफॉर्म हो जाएगा तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन से बच जाएंगे, तब हमें वो डिग्निटी, वो रिस्पेक्ट मिलेगा। तो उन्हें कोई मतलब पीआई नहीं बनना है, उनको पीएसआई भी नहीं बनना है, उनको सिर्फ पुलिस कांस्टेबल ही बनना है। मतलब उससे ज्यादा उनको यूपीएससी भी क्लियर नहीं करनी है, उनको सिर्फ कांस्टेबल बनना है। और बहुत सारे यूथ रेलवे स्टेशनों पर बैठे हुए हैं, भीड़ में वो एग्जाम देने के लिए जाते हैं, और हम सब जानते हैं कि एग्जाम में क्या होता है, 1 साल तक उसका रिजल्ट नहीं निकलता। चंदन बार बार जहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफिस है वहां पे जाके पूछता रहता है कि कब रिजल्ट निकलेगा, कब निकलेगा। वहां पे जो ऑफिसर बैठे हुए हैं वो चंदन को पूछते हैं कहाँ से, मतलब कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो। तो बार बार जो चंदन के फेस पर जो बात आती है वो खुलकर बोल नहीं सकता,
कि मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, वो बताता है कि मैं ओपन कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। लेकिन सामने वाला जो ऑफिसर है वो मतलब सोच सकता है कि ये जो लो कॉन्फिडेंस में जो बोल रहा है ये ओपन कैटेगरी से नहीं है, ये रिजर्व कैटेगरी से है। तो वो उसे उकसाने की भी कोशिश भी करते हैं कि ये जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं ये हम लोगों की सीट खा जाते हैं, उनको तो नौकरी मिल जाएगी। लेकिन फिर पता चलता है कि वो कुछ करप्शन हुआ है तो उसका रिजल्ट नहीं निकलने वाला है। तो लास्ट में चंदन जो है वो सोच लेता है कि अगर मुझे कमाना है, मतलब घर बहुत गरीब है, एक ही सपना है कि शायद वो गांव में कुछ घर बना पाए, मतलब पक्का घर बना पाए, तो वो सूरत आ जाता है। शोएब जो है वो ऑफिस बॉय की नौकरी कर रहा है, वो पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम में पास नहीं हो पाया, तो वो भी एक नौकरी, मतलब उसके पेरेंट्स उसे बोल रहे हैं कि दुबई जाओ, दुबई में कुछ कमाओ, लेकिन वो दुबई जाना नहीं चाहता क्योंकि उसके पिताजी बीमार हैं, नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी के लिए बहुत सारे पैसे की जरूरत है। तो वो एक ऑफिस में ऑफिस बॉय प्यून की नौकरी वो एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वहां पर भी मुस्लिम होने की वजह से उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, लास्ट में वो गुस्से में आकर वो जॉब छोड़ देता है और वो भी सूरत में आ जाता है। सूरत की बात मैं बताती हूँ, मैं यहाँ गुजरात में ही पली बड़ी हुई हूँ, लेकिन मैं जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी हुई हूँ, AIDSO, ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन, अगर मैं उसके साथ नहीं जुड़ी हुई होती तो ये फिल्म में जो सूरत का जो सीन बताया हुआ है वो मैं कभी भी समझ नहीं पाती। सूरत में जाते हैं, एक छोटी सी खोली में रहते हैं, तो खोली में रहते हैं तब उसके साथ में रहने वाले जो उसके रूम पार्टनर है वो बताते हैं कि ये शिफ्ट में तुम रहोगे और जब तुम नौकरी पर जाओगे तब दूसरी शिफ्ट वाले आकर यहाँ पे आराम करेंगे। तो 8-10 लोग वो छोटी सी खोली में रहते हैं और शिफ्ट जैसे जैसे 8-8 घंटे की शिफ्ट जब चेंज होती है, ये 8 लोग जब जॉब पे जाएंगे तब जॉब पे रहने वाले दूसरे 8 लोग आकर उसी खोली में रेस्ट करेंगे। जो डाइंग फैक्ट्री, टेक्सटाइल फैक्ट्री का जो सीन जो बताया है, मतलब बड़े बड़े बॉयलर चल रहे हैं, बड़े बड़े कपड़े हैं, उस पर डाइंग हो रहा है, कलर लग रहा है, वो जो पूरा जो सीन है, मतलब सूरत की टेक्सटाइल फैक्ट्री अगर हम लोगों ने नहीं देखी है, और एक छोटा सा मतलब 1-2 सेकंड का सीन है कि दोनों दोस्त फैक्ट्री की ओर जा रहे हैं और जो टेक्सटाइल मशीन की जो पूरी आवाज जो आ रही है, जैसे हम सूरत रेलवे स्टेशन आने से पहले भी ये जो खट 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 जो आवाज आती है, उस आवाज के बीच में जो मजदूर वहां पे काम करते हैं, तो ये छोटा सा सीन है, लेकिन वो छोटे से सीन में भी बहुत सारी बात बताई है कि ये फैक्ट्री में ये मजदूर लोग कैसे काम करते हैं, पर्टिकुलरली ये माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब जिनको हम सिटीजन्स गिनते भी नहीं है। तो वहां पे उनकी मतलब नौकरी चालू है और उसी समय कोविड कोविड पेंडेमिक की शुरुआत होती है, लॉकडाउन लग जाता है। कुछ दिन के लिए तो वो सूरत में रहते हैं, बाकी सारे जो उनके रूम पार्टनर है वो तो जैसे तैसे करके चले गए हैं, अपने गांव में लौट गए हैं। लास्ट में ये दोनों बाकी रह गए हैं। कैसे जाएंगे, तो कोशिश कर रहे हैं ट्रेन में जाने की, ट्रेन में जगह नहीं मिल रही है, फिर ट्रक में जाने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रक में जा रहे हैं, और ये चंदन को जो मैंने बताया कि रियल में जो हुआ था कि उसे सनस्ट्रोक की वजह से बुखार और फिर रास्ते पर ही उसकी डेथ हो जाना, और वो जो ट्रक ड्राइवर उन्हें रास्ते पर छोड़ देते हैं और वहां से शुरू करके घर तक पहुंचने का जो फिल्म का जो क्लाइमेक्स है, वो मतलब सच में आपकी आंखों में आंसू ला देगा। मतलब वो पानी पीने के लिए गांव में जा रहे हैं, लेकिन गांव में उनको कोई पानी नहीं दे रहा है। मतलब सब लोगों को ये लग रहा है कि शहर से आए हुए ये मजदूर लोग हमारे गांव में भी कोविड फैलाएंगे, तो कोई उन्हें पानी नहीं दे रहे, उन पर पत्थर फेंक रहे हैं। एक माँ जैसी उम्र की औरत आकर उनको पानी देकर जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि मतलब ये शोएब के कंधे पर ही चंदन की डेथ हो रही है। तो शोएब को पता भी चल रहा है कि मेरे कंधे पर ये जो चंदन है वो धीरे धीरे मर रहा है, और हाईवे के एक साइड में मतलब उसे वो कॉन्शियस करने की बहुत कोशिश कर रहा है कि चंदन उठ जाओ, मतलब माँ वेट कर रही होगी, घर पे जाके बिरयानी खानी है, घर बनाना है, बहन की शादी करनी है, लेकिन सनस्ट्रोक की वजह से बॉडी उतना डिहाइड्रेट हो चुका है कि उसके जिंदा रहने के कोई चांस नहीं है।
और वो हाईवे पर ही उसकी डेथ हो जाती है। और मतलब फिर वो चंदन की डेड बॉडी लेकर गांव में जाता है। पर फिल्म में तो ये बताया हुआ है कि जब चंदन की डेथ हो जाती है, गांव में सारे रिचुअल्स कंप्लीट हो जाते हैं, तब वो पुलिस एग्जामिनेशन का रिजल्ट निकलता है और उसमें बताया जाता है कि उसकी नौकरी लग गई है जब उसकी डेथ हो चुकी है। तो ये जो इसमें बहुत सारे कास्ट एंगल भी इसमें लाए हुए, जैसे एक बहुत अच्छा डायलॉग है। मतलब कॉलेज में एडमिशन के लिए ये चंदन जाता है, मतलब जिस जानवी कपूर, सुधा भारती कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, वो भी शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है, लेकिन थोड़े से वेल टू डू फैमिली से बिलोंग करती है। वो चाहती है कि मैं पढ़ लिख कर ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उससे मैं फाइट आउट करूं। चंदन को लगता है कि मेरी जगह पे तो जॉब करने के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। तो वो कोशिश करता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, तो फॉर्म फिलअप करके दे देता है, लेकिन कैटेगरी वाली जगह पे उसने टिक मार्क नहीं किया है। तो सामने जो प्रिंसिपल बैठे हुए हैं वो फॉर्म लौटाते हैं और उसे कहते हैं कि आप कैटेगरी पर टिक करना भूल गए। तो मतलब वो सोच रहा है क्या करूं, एससी पर टिक करूं या जनरल पर टिक करूं। तो लास्ट में फिर वो जनरल कैटेगरी पर टिक मार्क करके देता है। और फिर वो जब वो अपने दोस्त सोएब के साथ बात करता है तो वो बताता है, छोटा सा डायलॉग है कि सच बोलता हूं तो लोग दूर हो जाते हैं, झूठ बोलता हूं तो अपने आप से दूर हो जाता हूं। तो ये जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो लोग फेस कर रहे हैं, मतलब खुल के अपनी आइडेंटिटी बता नहीं पाते क्योंकि डर है कि सामने वाले जो लोग हैं वो मुझसे दूर हो जाएंगे, वो फ्रेंडली नहीं रहेंगे। तो ये जो दुविधा चंदन के दिमाग में जो चलती रहती है, वो मतलब ये छोटे से डायलॉग में आ जाती है कि सच बोलूंगा तो लोग दूर हो जाएंगे, झूठ बोलूंगा तो मैं अपने आप से दूर हो जाता हूँ। सोएब जो मुस्लिम होने की वजह से, मतलब जो ऑफिस में वो काम कर रहा है वहां पे, मतलब उसके मालिक ने, मतलब वो वाटर प्योरीफायर बेचने वाली एक कंपनी है, तो वहां पर भी मुस्लिम होने की वजह से उसके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक साथ मतलब इंडिया पाकिस्तान मैच हो रहा है और मैच देखने के लिए सब लोग फार्म हाउस पर खड़े हुए हैं। शोएब बहुत खुश है इंडिया के मैच जीतने पर, लेकिन उसका जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उसकी वजह से उसका मुंह छोटा हुआ, मतलब उसका मुंह लटका हुआ है। तो ऑफिस के सारे लोग ये सोच रहे हैं और ये उसे टॉन्टिंग भी कर रहे हैं कि तुम तो मैच हार गए ना, इसीलिए तुम्हारा मुंह लटका हुआ है। तो ये जो 2014 के बाद हमारे देश में ये कास्ट और रिलीजन, ये दोनों को लेकर जो फंडामेंटल फोर्सेस जो टोटली एग्रेसिव होकर जो हमारे सामने जो आ रहे हैं, खास करके सोशल मीडिया पर वो जो हेट्रेड वाला कैंपेन जो फैला रहे हैं, उसमें ये अमृत और चंदन, ये अमृत और शोएब जैसे लड़के लड़कों की क्या सिचुएशन होती है, ये फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। दूसरी ये जो बात जो बताई गई है ये फिल्म में, पोवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट। अभी अभी बिहार इलेक्शन खत्म हुआ, बहुत सारे लोग बिहार में वोटिंग करने के लिए भी गए होंगे क्योंकि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी ने पैसे भी दिए होंगे, आने जाने का किराया भी दिया होगा, किराया देने के बावजूद कुछ पैसे भी दिए होंगे कि इतने पैसे दे रहे हैं आप जाकर वोटिंग करके आओ। अब वो जो बिहार से, उत्तर प्रदेश से जो मजदूर यहाँ पर आते हैं, क्यों? क्योंकि वहां पर कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो अनएम्प्लॉयमेंट जो बहुत बड़ा इश्यू जो हमारे देश में, हमारे देश के नौजवानों के सामने जो सबसे बड़ा जो इश्यू है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो इस फिल्म में की है कि कौन क्या लेना चाहते हैं वो लोग। एक गांव का, छोटे से गांव का मुस्लिम नौजवान, शेड्यूल कास्ट का नौजवान, उसके कोई बड़े ख्वाब नहीं है कि मुझे ये लाल लाइट वाली गाड़ी चाहिए। वो पुलिस कांस्टेबल तक ही वो उसकी आकांक्षा सीमित है, वो भी उनके नसीब में नहीं है। हम भी यहाँ गुजरात में देख रहे हैं कि एग्जाम होती है, रिक्रूटमेंट होती है, फिर पता चलता है कि पेपर लीक हो गया तो वो एग्जाम कैंसिल हो जाती है, रिक्रूटमेंट कैंसिल हो जाती है। तो ये जो रिक्रूटमेंट में एम्प्लॉयमेंट का जो इश्यू है, जो हमारे नौजवानों के सामने जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इसे इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है। और दूसरा जो मतलब कास्ट की इश्यू भी इसमें बार बार लाने की कोशिश की है कि ये चंदन की माँ जो है वो मिड डे मील बनाने वाली है, मतलब वो खाना बनाती है स्कूल में, लेकिन जैसे ही उनकी ये नौकरी लगती है खाना बनाने की, तो गांव के सारे लोग आकर मना कर देते हैं कि इनके हाथ से बना हुआ खाना हमारे बच्चे नहीं खाएंगे, तो वो नौकरी भी चली जाती है।
उसकी माँ के पैर में इतने सारे छाले पड़े हुए हैं। तो फिल्म में मतलब वो जो चंदन वाला जो कैरेक्टर है, वो मतलब सूरत से अपनी माँ के लिए क्या लेकर जा रहा है, तो चप्पल लेकर जा रहा है। तो ये जो छोटी छोटी बातें, हमारे देश की गरीबी, हमारे देश में नौजवानों के सामने ये बेरोजगारी का सवाल, ये कदम कदम पर जो लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले नौजवान, माइनॉरिटी से बिलोंग करने वाले नौजवान, ये क्या फेस करते हैं, ये बिना कोई बहुत बड़े पॉलिटिकल डायलॉग से एक ह्यूमन टच देकर ये फिल्म में बताने की कोशिश की गई है। मुझे लगता है कि ये सेंसर बोर्ड से इसीलिए मतलब निकल गई, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी पॉलिटिकल मतलब जो समझ पाएगा, हमारे जैसा जो ऑडियंस है वो समझ पाएगा कि ये तो टोटल पॉलिटिकल बात की है, लेकिन इसे इमोशनली मतलब पॉलिटिकली शार्प होने के बजाय इसे इमोशनली शार्प करके हम लोगों को दिखाने की कोशिश की है। और मुझे लगता है कि बशरत पीर ने ये फोटो स्टोरी को इसीलिए फॉलो किया था कि उस कम्युनल हेट्रेड के बीच में ये जो दो दोस्तों की कहानी, एक मुस्लिम और एक शेड्यूल कास्ट की, जो मतलब तोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो इसीलिए बशरत पीर ने भी ये फोटो स्टोरी को फॉलो किया और उस पर से उन्होंने जो आर्टिकल लिखा, ये उस आर्टिकल पर से ये फिल्म बनी। बशरत पीर ने हिंदू में एक मतलब इंटरव्यू में बताया था, मतलब हिंदू के पत्रकार ने उन्हें पूछा कि क्यों आपने ये बाई रोड, कोविड पीरियड में बाई रोड आपने क्यों दिल्ली से देवारी जाने का डिसीजन आपने क्यों लिया। तो बशरत पीर बताते हैं कि मैं हाई डायबिटिक पेशेंट हूँ, मैं हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट भी हूँ, लेकिन ये फोटो को देखकर मैं रात भर सो नहीं पाया। मुझे बार बार ये दिमाग में आ रहा था कि कैसी होगी इन लोगों की दोस्ती, मुझे तो उनकी जड़ तक पहुंचना चाहिए, उनके घर तक, उनके गांव तक पहुंचना चाहिए, ताकि ये मैं बात लोगों को बता पाऊं कि ये देखो कम्युनल हेट्रेड के बीच में ये दो दोस्त, मतलब उनकी दोस्ती कैसी है। तो वो मतलब ये इंटरव्यू ऑनलाइन अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हैं कि कैसे बशरत पीर ने ये मतलब भारत के लोगों की नब्ज को पकड़ने की कोशिश की कि पॉलिटिकल कम्युनल हेट्रेड जो है वो हमारा रूलिंग क्लास फैला रहा है, लेकिन जो जमीन पर जो लोग रह रहे हैं उनके बीच में ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। जो गांव से लोग आते हैं, मतलब अभी तक आज के दिन तक उनके बीच में ये जहर नहीं पहुंचा है, और ये जो जहर नहीं पहुंचा है ये बात पूरी दुनिया को बतानी चाहिए कि भारत सिर्फ तबलीगी जमात को दिखाकर कम्युनल हेट्रेड फैलाने वाला देश नहीं है, लेकिन ये शोएब और अमरुद की दोस्ती वाला भी ये देश है। ये बताने की कोशिश मतलब बशरत पीर ने की थी। तो मुझे लगता है कि अगर आपने ये फिल्म ना देखी हो तो आप ये देखना, कल से नेटफ्लिक्स पर भी ये फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही इमोशनली ये फिल्म को दिखाने की कोशिश की है, बनाने की भी कोशिश की है। और इसके साथ साथ बशरत पीर का जो ओरिजिनल जो आर्टिकल है, उनका जो राइटिंग पीस है जो न्यूयॉर्क टाइम्स में पब्लिश हुआ था, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल है। वो भी आप पढ़िए, वो भी पढ़ते पढ़ते आपकी आंख में से पानी आ जाएगा कि कैसे मतलब उन्होंने ये फोटो स्टोरी को फॉलो किया। तो वो भी आर्टिकल आप पढ़ने की कोशिश करना। और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट, कम्युनल हेट्रेड, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में अगर बनेगी तो मुझे लगता है कि ये इमोशनली भी हम हमारे यूथ को टच करके ये इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की दिशा में हम लोग कुछ काम कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बस इतना।